हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे अलग से। एनसीईआरटी की पेज नंबर 115 के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है। ट्रांसलेशन हम पढ़ चुके हैं और ट्रांसलेशन के बाद का टॉपिक है। उसके अंदर छोटी सी चीज़ डिफाइन कर रखी है। यदि मैं आपको दिखाऊं, एनसीईआरटी का पेज नंबर 115 जिसके ऊपर ये चीज़ दे रखी है, उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है अनट्रांसलेटेड रीजन्स, यूटीआरस। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यूटीआरस के बारे में एनसीईआरटी ने ज़्यादा मेंशन नहीं किया, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या हम ये समझें कि हमें इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। यूटीआरस होते क्या हैं और ये इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं जीन के मामले में या फिर ट्रांसलेशन के प्रोसीजर के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण फीचर्स होते हैं। यूटीआरस का पूरा नाम होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। नाम से स्पष्ट है, एमआरएनए के वो रीजन जो किसी भी ट्रांसलेशन प्रोसीजर के अंदर भाग नहीं लेते, या आपने ये कहते हैं कि वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करते, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। ऐसे रीजन्स को हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन या यूटीआरस। यूटीआरस का मतलब क्या होता है? एक एमआरएनए की स्ट्रक्चर आपके सामने बनी हुई है। एमआरएनए की स्ट्रक्चर के अंदर आपको इनिशिएशन कोडोन दिखाई दे रहा है, टर्मिनेशन कोडोन दिखाई दे रहा है। तो यूटीआरस जो होते हैं वो इनिशिएशन कोडोन से पहले के और टर्मिनेशन कोडोन के बाद के रीजन होते हैं। यदि इनिशिएशन कोडोन के पहले के रीजन होते हैं तो वो 5 डायरेक्शन में होंगे, अपस्ट्रीम होंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं 5 यूटीआरस। उन्हें हम क्या बोलेंगे? 5 यूटीआरस या 5 एंड यूटीआरस, अनट्रांसलेटेड रीजन इन 5 एंड। और यदि वो टर्मिनेशन रीजन की तरफ होंगे तो वो डाउनस्ट्रीम होंगे, 3 एंड पे होंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं 3 एंड यूटीआरस या 3 सिरे वाले अनट्रांसलेटेड रीजन्स। अब इनकी इंपॉर्टेंस है वो हम आगे समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि ये किस प्रकार से मेंशन होते हैं, किस प्रकार से ये एमआरएनए के ऊपर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इनिशिएशन कोडोन से कुछ बेस पेयर्स पहले के रीजन में होते हैं, उन्हें बोलते हैं नेगेटिव के रूप में होते हैं, मतलब कि वो नेगेटिव बेस पेयर्स की डायरेक्शन में होते हैं, इनको बोलते हैं अपस्ट्रीम, 5 डायरेक्शन की तरफ होते हैं। मतलब कि इनिशिएशन कोडोन से कुछ बेस पेयर्स पहले का ये न्यूक्लियोटाइडों का ग्रुप होता है जो अपने आप को यूटीआरस के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरह से टर्मिनेशन के बाद के जीन्स होते हैं, ये प्लस की डायरेक्शन में होते हैं, मतलब कि ये इनिशिएशन कोडोन से आगे होते हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव या प्लस की डायरेक्शन में माना जाता है। और ये टर्मिनेशन कोडोन के बाद होते हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है। मोर इम्पॉर्टेंट है वो इनिशिएशन कोडोन से पहले के यूटीआरस। अब जो भाग प्रोटीन संश्लेषण के अंदर या जो एमआरएनए का वो भाग जो प्रोटीन संश्लेषण के अंदर पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं हम ओआरएफ, ओपन रीड फ्रेगमेंट, या ओपन रीडिंग फ्रेगमेंट, या ओआरएफ बोलते हैं उनको। मतलब कि ऐसे भाग जो लगातार प्रोटीन संश्लेषण के अंदर अपने आप को पार्टिसिपेशन करते हैं या एक्चुअल में उनके द्वारा प्रोटीन बनती है जो कोडोन डीएनए के द्वारा बनते हैं, उसको हम बोलते हैं ओआरएफएस या ओआरएफएस बोलते हैं या ओआरएफ बोलते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं इनको। ये तो थी मेन स्ट्रक्चर। अब इनका रोल क्या है? मतलब कि हम ये समझें कि यूटीआरस का रोल क्या है। एनसीईआरटी ने लाइन मेंशन कर रखी है कि उस लाइन को पढ़ लेते हैं दोबारा से। एन एमआरएनए हैज़ आल्सो एडिशनल सीक्वेंस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड एंड आर रेफर्ड एज अनट्रांसलेटेड रीजन्स। These UTRs are present at both 5 end before start codon and the 3 end after the stop codon. They are required for efficient translation process. अब ये efficient translation process होता क्या है? मतलब कि किस प्रकार ये translation process को efficiently या सही तरीके से परफॉर्म करते हैं, इनका रोल क्या है? एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन हम इसको यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका रोल क्या है। हमने इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स समझा। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर
राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, और इनकी सभी यूनिट्स हमने समझी किस प्रकार आपस में जुड़ती है। एमआरएनए देखा, और एयूजी के ऊपर टीआरएनए जो था अमीनो एसिड लेकर आता है, वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का कुछ प्रोसीजर हमने इनिशिएशन के अंदर समझा था। यदि वो आपको समझना है इनिशिएशन कैसे होता है, इनका रोल क्या है, तो सब डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक दे रखा है, तो इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन संश्लेषण का वहाँ से देख सकते हैं। हम इनिशिएशन के पहले की बात समझते हैं कि इनिशिएशन से पहले क्या होता होगा, कैसे पता चलता होगा ये अनट्रांसलेटेड रीजन जो हैं वो इनिशिएशन प्रोसीजर में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, इनका रोल क्या है। अब मैंने आपको आरएनए की स्ट्रक्चर डिटेल में समझा रखी है। आरएनए की स्ट्रक्चर के अंदर हमने प्रोकैरियोटिक आरएनए 70S टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक आरएनए 80S टाइप के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं उनको। इनके अंदर स्पेशल टाइप के सब यूनिट्स होती हैं। यहाँ पर इसके अंदर 16S टाइप का सब यूनिट जो होती है फॉर्मेशन होती है, और इसके अंदर लगभग अप्रोक्सीमेट 546, एक्चुअल फिगर मेरे को याद नहीं, 556 न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप होता है जो उसको बनाता है। साथ में कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल जब जुड़ जाते हैं तो वो 30S सब यूनिट बना लेता है। तो एक 60X क्या होता है, यहाँ पर आरआरएनए की यूनिट होती है। इसकी हमने मेंशन नहीं करके, हमने इंपॉर्टेंट जो है वो 30S सब यूनिट है, क्योंकि इनिशिएशन के अंदर एमआरएनए के साथ सबसे पहले कौन आकर जुड़ता है, 30S आरएनए जुड़ता है। मतलब कि वो ही शुरू करता है प्रोटीन संश्लेषण के सीक्वेंस को पहचानना और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर अपने आप को जोड़ना। उसके बाद वहाँ पर क्या जुड़ता है, एफमेट फॉर्मेलेटेड मेथायोनिन आकर जुड़ता है टीआरएनए वाला। तो वो तो बाद का प्रोसीजर है। पहले क्या होगा, ये 30S सब यूनिट ये इस ओपन रीडिंग फ्रेम या इस इनिशिएशन कोडोन के अकॉर्डिंग किस प्रकार अपने आप को वहाँ अटैच करना है, वो कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक 30S सब यूनिट जो होती है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल की, उसकी कुछ न्यूक्लियोटाइड ग्रुप और कुछ प्रोटीन जुड़कर क्या करते हैं, वो एक 30S सब यूनिट का निर्माण करते हैं। इसमें इस प्रकार का एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का सीक्वेंस होता है जिसको हम 60S आरआरएनए बोलते हैं। अब होता क्या है, अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम के अंदर मैंने एक आपको एमआरएनए की स्ट्रक्चर दे रखी है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, एमआरएनए की, जिसका एक 5 एंड है और एक 3 एंड है। अब ये सारे के सारे क्या हैं, यूटीआरस, अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं। क्यों, क्योंकि इनिशिएशन कोडोन कहाँ है, यहाँ पर है। इससे पहले का सीक्वेंस जो है वो क्या कहलाता है, अनट्रांसलेटेड रीजन कहलाता है। अब होता क्या है, इन अनट्रांसलेटेड रीजन के पास कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं, उन सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्यूरीन रिच सीक्वेंस। मतलब कि वहाँ पे प्यूरीन नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है, वहाँ पे बहुत सारी प्यूरीन एक साथ सीक्वेंस में पाई जाती है। मतलब कि वहाँ पेरिमिडीन बहुत ही कम होंगी या रेयरली एब्सेंट होंगी या नहीं पाई जाएंगी। प्यूरीन रिच होगा तो आपको यहाँ पर इस सीक्वेंस में सभी जगह क्या दिखाई दे रहा है, प्यूरीन, एडेनिन और ग्वानिन ज़्यादा है, साइटोसिन यहाँ बहुत ही कम है। तो ये प्यूरीन रिच एरिया ये है। इस प्यूरीन रिच एरिया में से कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो 30S जो सब यूनिट है उसका जो 16S आरएनए जो न्यूक्लियोटाइडों का ग्रुप होता है, जिसके अंदर 546 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जो डीएन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस नाइट्रोजन बेस पाई जाती है, उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को मैंने यहाँ पर समझा रखा है। मैंने कुछ उसका पार्ट लिया है जिसका एक 3 एंड बता दिया और एक 5 एंड, और वो सीक्वेंस क्या है, 60S आरएनए जो 30S सब यूनिट का एक सीक्वेंस है। 30 सब यूनिट के अंदर ये पाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, यही 60S आरआरएनए क्या करता है, इनिशिएशन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ऐसे सीक्वेंस को पहचानता है और वहाँ से एमआरएनए को स्कैन करना शुरू करता है। अब पहचानेगा कैसे, उसके पास ये जो प्यूरीन रिच एरिया है, इतना जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का कप्लीमेंट्री या पूरक स्ट्रैंड जो होता है वो किसके पास होगा, 60S आरएनए के पास होगा। किसके पास होगा, 60S आरएनए के पास होगा। ये क्या है, इसका
कप्लीमेंट्री सीक्वेंस, पूरक सीक्वेंस है किसके पास, तो 30S RNA उस कप्लीमेंट्री सीक्वेंस को पहचानता है और वहाँ पर आकर जुड़ जाता है, मतलब कि ये 30S RNA है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। कौन जुड़ेगा यहाँ पर, 30S RNA यहाँ आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि उसका जो 60S RNA ने क्या किया, उसको स्कैन कर लिया और स्कैन करते उसे वो पहचान गया। अब वो क्या करता है, इस स्ट्रैंड के ऊपर इस मूवमेंट में गति करता है, इस मूवमेंट के ऊपर आगे 5 to 3 डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा और जैसे ही इनिशिएशन कोडॉन तक पहुंच जाएगा फिर आगे इनिशिएशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनट्रांसलेटेड रीजन क्या करते हैं, इनिशिएशन प्रोसीजर को पहचानने का, इनिशिएशन जो कोडोन है उसको पहचानने के लिए RNA की 30S सब यूनिट को अटैच करने में, उसे वहाँ पर जुड़ने में हेल्प करते हैं। क्योंकि हमने इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में देखा कि सबसे पहले 30S RNA जुड़ता है, फिर tRNA जुड़ता है और उसके बाद बड़ी सब यूनिट जो होती है वो आकर अपने आप वहाँ पर वो बाद की बात है। रास्ता जो बताएगा वो 30S RNA की 60S RNA सब यूनिट बताएगी। तो वो सब जो 60S RNA है उसके पास क्या होता है, एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जो प्यूरिन रिच होता है और उस रीजन को हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। लेकिन NCERT ने मेंशन क्या किया कि ऐसे रीजन जो क्या करते हैं, फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस को एफिशिएंटली बनाने के लिए ये ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे ये प्रोकैरियोट में होते हैं। इस सीक्वेंस को एक स्पेशल नाम दिया गया है, उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं, ये जो सीक्वेंस है इसको नाम दिया गया है शाइने-डेलगार्नो सीक्वेंस। इसे क्या नाम दिया गया है, शाइने-डेलगार्नो सीक्वेंस। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाने वाला अनट्रांसलेटेड रीजन या RNA का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो ट्रांसलेशन का इनिशिएशन प्रारंभ करने के लिए कोडोन को पहचानने में हेल्प करता है। ये इनिशिएशन कोडोन से पहले के लगभग ये समझो कि 7 से 10 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड के पहले का सीक्वेंस होता है। इसको हम बोलते हैं -7 to -10 न्यूक्लियोटाइड पहले का सीक्वेंस होता है। ये इनिशिएशन कोडोन से पहले के होते हैं, अपस्ट्रीम होते हैं, इनको बोलते हैं 5 UTRs और इस सीक्वेंस को बोलते हैं शाइने-डेलगार्नो सीक्वेंस। अगर आप नेट पे इसको सर्च करोगे या इसको आप अलग अलग बुक्स में देखोगे तो इसको एक और नाम दिया गया है कॉन्सेंसस सीक्वेंस। ये क्या होता है, ऐसे सीक्वेंस जो क्या होते हैं, कंजर्व रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, मतलब कि इवोल्यूशन प्रोसीजर, उद्ध विकास जो है करोड़ों सालों से प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलता आ रहा है। तो उद्ध विकास के प्रोसीजर के दौरान जीन में कुछ चेंज होते हैं, उन चेंजेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। मतलब कि कुछ नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस बदल जाता है जिसके कारण आने वाले पीढ़ियों के अंदर कुछ चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। लेकिन ऐसे सीक्वेंस जिनके ऊपर म्यूटेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये पीढ़ियों से, करोड़ों सालों से कितने मर्जी इवोल्यूशन होते हो, कितनी मर्जी स्पीसीज बनती चली जाओ, इन सीक्वेंस में बदलाव बहुत ही कम होता है या इनके अंदर बदलाव बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं कॉन्सेंसस सीक्वेंस। और इसी तरह का सीक्वेंस जो होता है वो प्रोकैरियोट के अंदर शाइने-डेलगार्नो सीक्वेंस बोलते हैं और ये अनट्रांसलेटेड रीजन के अंदर आता है जो ट्रांसलेशन प्रोसीजर को पूरा करता है। क्या बोलेंगे इनको, कॉन्सेंसस सीक्वेंस। मतलब कि अलग अलग हम बुक्स में पढ़ेंगे तो उनको अलग अलग नाम दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो कंजर्व सीक्वेंस होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, इनका ऊपर म्यूटेशन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर इनके ऊपर म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, म्यूटेशन यदि हो गया, यहाँ पर यदि प्यूरिन रिच की बजाय यहाँ थाइमिन आ गया तो जो सब यूनिट है RNA की वो इसको रीड नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पर 30S सब यूनिट नहीं जुड़ेगी तो उससे संबंधित आगे जो कोडॉन के पास जो प्रोटीन संश्लेषण का जो कोड पड़ा है उस कोड को वो किसी भी तरीके से
ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, वो ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म में ही पड़ा रहेगा और सेल जो होगी प्रोटीन के बिना रहेगी या प्रोटीन नहीं बनेगी। तो ये म्यूटेशन को क्या करते हैं, ये किसी तरह से इग्नोर कर देते हैं या म्यूटेशन में अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, कॉन्सेंसस रहते हैं। इन सीक्वेंस को हम बोलते हैं कॉन्सेंसस सीक्वेंस। ये तो बात थी प्रोकैरियोट्स की। इसी तरह से यूकैरियोट्स में भी इसी तरह का सीक्वेंस पाया जाता है। वो सीक्वेंस भी यहाँ पर मैंने थोड़ा एग्जांपल लिया है, लेकिन हमें यूकैरियोट्स में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो यूटीआर्स के बारे में है, तो डिटेल में इतना जानने की आवश्यकता नहीं है। एनसीआर ने इतना मेंशन भी नहीं किया। तो ये सीक्वेंस जो है, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं कोजेक कॉन्सेंसस सीक्वेंस। मतलब कि ये जो सीक्वेंस पाया जाता है ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है। यो भी काम वही करेगा कि ये क्या करेगा, उसी प्रकार से जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन के लिए इनिशिएशन के प्रोसीजर से पहले कुछ यूटीआर्स होते हैं जो ट्रांसलेशन प्रोसीजर को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, 38 सब यूनिट्स को वहाँ जोड़ने का काम करते हैं। इसी तरीके से यूकैरियोट्स में भी क्या करते हैं, ये ट्रांसलेशन के अंदर हेल्प करते हैं और इनको क्या बोलते हैं, कोजेक कॉन्सेंसस सीक्वेंस। कॉन्सेंसस सीक्वेंस मतलब ऐसे सीक्वेंस जो अपने आप को कंजर्व रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, किसी भी तरीके से इनका म्यूटेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमने आज पढ़ा यूटीआर्स, अनट्रांसलेटेड रीजन, जो एनसीईआरटी ने इतना मेंशन नहीं किया, लेकिन हमने उसको डिटेल में पढ़ा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई और यदि टॉपिक समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नेक्स्ट जो वीडियो है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।